नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से आज फिर आपके सामने फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम लाइव में हाजिर हूं। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति और कैसी रही है और विशेष परिप्रेक्ष्य कोविड-19 का। हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों की बात पहले इसलिए करना चाहते हैं जिससे एक ये क्लैरिटी रहे कि हम किस विषय में किस किस्म की चर्चा कर रहे हैं। ये हमको मालूम है कि भारत में इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और 66,000 से 70,000 लोग प्रतिदिन कोरोना के शिकार मरीज बनके हो रहे हैं। प्रवीण रंजन जी नमस्कार, अमित सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। संख्या जो टोटल हो चुके वो लाखों में है, लेकिन इसके साथ ही क्या है जो मैंने कहा सबसे पहले कुछ आंकड़े जो 2011 में जनसंख्या सर्वेक्षण हुआ था उसके हिसाब से 60 साल से हमारे यहां जो सीनियर सिटीजन की परिभाषा है वर्तमान में वो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति की है हमारे भारतवर्ष में। और जो पॉपुलेशन का सेंसस का जो आंकड़े हैं 2011 के वो ये कहते हैं कि जो 60 से ऊपर के लोग थे वो 10 करोड़ 40 लाख थे, जिसमें 5 करोड़ 30 लाख स्त्रियां, 5 करोड़ 10 लाख पुरुष, जिसमें से 71% ग्रामीण भारत में बस रहे थे। सऊद भाई नमस्कार, ललित शर्मा जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार। 71% रूरल इंडिया में रह रहे थे और 29% अर्बन में। एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसको आगे हमारी समझ में आएगा इस आंकड़े का महत्व, वो ये है कि 1961 में ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनकी प्रतिशत 5.6% थी टोटल पॉपुलेशन की। 2011 में ये 8.6% हो गए और 2050 में हमारी कुल जनसंख्या का ये लगभग 20% भाग होने की संभावना है, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन का ग्राफ चलता है। अब इस आंकड़े के बाद जो मैं चर्चा शुरू करने के पहले ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि जिससे मैं जब इस विषय में बात करूंगा तो कुछ क्लैरिटी हम लोगों को रहेगी। अब क्या है तो कुछ खबरें। पश्चिम बंगाल में जो व्यक्ति कोरोना से रिकवर हुआ, ओल्डेस्ट पर्सन इन वेस्ट बंगाल, वो 99 साल के श्रीपति न्यायवन थे। 99 साल के रेजिडेंट ऑफ डायमंड हार्बर, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। उनको एज रिलेटेड समस्याएं थी, यद्यपि ब्लड शुगर नहीं थी। ये हिंदुस्तान टाइम्स.com की 2 जुलाई की खबर है। खबर नंबर 2, 99 साल के बेंगलुरु में 99 साल की महिला मार्सोलिन सल्धाना रिकवर कर गई कोरोना की बीमारी से। दिल्ली के 106 साल के मुख्तार अहमद 1 मई को डिस्चार्ज हो गए कोरोना से रिकवर करके। आगरा में 97 साल के ठीक हुए। और हिंदुस्तान के जो ओल्डेस्ट महिला अभी तक सामने आई वो हमीदा भी हैं तमिलनाडु की, वो भी 14 जुलाई 2020 की खबर के अनुसार ठीक होके आई। और दुनिया में सबसे सीनियर सिटीजन 113 साल की स्पेन की रिकवर हुई है, मारिया ब्रानियास। ये मैंने क्यों कहा कि
टेलीविजन और सारी खबरों से जिस हिसाब से वो पेश की जा रही हैं एक पक्षीय तरीके से, तो उनसे ये मालूम पड़ता है कि ये जो फलाना सेगमेंट है, इस सेगमेंट में अगर कोई कोरोना से ग्रसित हो गया तो बचने की संभावना ना के बराबर है। तो मैंने आपको ये कुछ उदाहरण दिए जो कि लगभग 99-100 साल के या उससे ऊपर के हैं, जो मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस बीमारी से रिकवर हुए। अब बात आती है अगली, और वो बात ये आती है कि हमारे यहां हिंदुस्तान में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान आज एक नौजवानों का देश है। यहां पे जैसे मैंने कहा कि आधी से ज्यादा जनसंख्या 25 साल की उम्र से कम है, 65% जनसंख्या 35 से कम है, और जो एक इसका औसत निकालिएगा, कमल चौधरी नमस्कार भाई, तो मीडियन एज जो है वो 29 साल है। क्योंकि हमारी चर्चा ओल्ड एज लोगों की और कोरोना से संबंधित है, ये बैकग्राउंड हमें डिस्कस इसलिए करनी है कि आज जो यंग जनसंख्या है, कल ये भी ओल्ड होंगे। क्या हमारी सरकार की जो पॉलिसी है वो इस दिशा में सही है? एक कहावत है, अ पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, ए स्टेट्समैन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो 8% की जनरेशन है 60+ वाली, जिसके विषय में अब ये चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं, इसकी समस्याएं, और इसके साथ ही ये सोचना पड़ेगा कि 30 साल एक देश की उम्र में कुछ नहीं होते हैं। उसमें हमारा देश 2050 में ऐसा होने जा रहा है जब हमारे देश में 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या 20% होने जा रही है। जो पश्चिम के देश हैं, उनकी अच्छी बात यह है कि जिस समय वो रिच बन रहे थे, उस समय उनकी जो यंग जनरेशन थी उसकी संख्या ज्यादा थी। हिंदुस्तान और चाइना जैसे देशों की समस्या ये होने वाली है कि जब ये अमीरी की तरफ बढ़ेंगे या संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे, तो इनके यहां वृद्ध लोगों की, या ये मैं कहूं सीनियर सिटीजन्स की संख्या ज्यादा होने जा रही है। तो सरकार को उसके हिसाब से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। आज हम इस पर अब चर्चा करें जो कोरोना वाली है। तो देखिए, कोरोना में लॉकडाउन हुआ, अनलॉक हो गया है, लेकिन उस अनलॉक के बावजूद सावधानी की जरूरत है। और स्थिति वही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब इस दौरान ये जो है, इसमें सीनियर सिटीजन्स के साथ क्या है कि सीनियर सिटीजन्स में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके बच्चे कहीं और काम करते हैं, और पति पत्नी या अकेली महिला या अकेले पुरुष वो रह रहे हैं। और इसमें क्या है कि देखिए, रोजगार के साधन जहां मिलेंगे, बच्चे या यंगर जनरेशन तो वहां काम करने जाएगी। और इसके आंकड़े भी ये हैं कि 6% महिलाएं और 20% पुरुष अर्बन एरियाज में अकेले रहते हैं। और रत्नेश जी नमस्कार, 20% एल्डरली मैन, 12% एल्डरली वुमेन जो हैं, ये बिल्कुल अकेले रहते हैं। यानी अपने स्पाउसेस के साथ जो रह रहे हैं वो हैं 6% और 2%। 20% जो रह रहे हैं वो पति पत्नी साथ रह रहे हैं, जिसमें से 12% एल्डरली वुमेन है और 20% एल्डरली मैन है। इस बात का क्या मतलब है कि जब लॉकडाउन लगा तो जो लोग अकेले रह रहे थे पति पत्नी, तो एक चीज तो यह है कि चूंकि डॉक्टरी हिसाब से 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोग या जो सीनियर सिटीजन हैं, वो इन्फेक्शन की संभावना उनके लिए ज्यादा थी। और वो जो घर में बंद हैं, तो अब रोजमर्रे की जो समस्या रही, कहां से दूध लाएं, कहां से रोजमर्रे का खाने का सामान लाएं, इन सब समस्याओं का नतीजा ये हुआ कि घर में समस्या तो सबको हुई है, लेकिन जो अकेले सीनियर सिटीजन्स थे, इनके लिए ये समस्या बहुत भारी होके पड़ी। लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के दौरान में जिसको हम डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, वो लोग भी नहीं आ सकते हैं।
इसके बाद जो एक तो आने जाने की समस्या, सामान लाने की समस्या, दवाई लाने की समस्या। दूसरा क्या है? दूसरी चीज यह है कि मन लगने की समस्या। जो ओल्ड एज के लोग अकेले रह रहे हैं, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं। जो ओल्ड एज के लोग अकेले रह रहे हैं तो उनका यही है कि सुबह टहलने चले गए तो पार्क में कुछ लोगों के साथ मिलना जुलना हो गया। क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ, जैसे प्राचीन भारत में आश्रम की व्यवस्था थी कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, तो जो सीनियर सिटीजन की परिभाषा वर्तमान समय में है, ये सीनियर सिटीजन की परिभाषा उन लोग टेक्निकली तो 60 साल से ऊपर की है, लेकिन आप थियोरेटिकली देखिए, एकेडमिकली देखिए तो ये वो लोग हैं, और प्रैक्टिकली भी देखिए, जो कि जैसे जैसे गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ की तरफ इनका मूवमेंट होता है, उसमें एज में फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो इन अपना थी उन व्यस्तताओं में इनकी जरूरतें या इनका इन्वॉल्वमेंट कम होता जाता है। तो जब ये घर में रहते हैं तो फिर अपनी व्यस्तता ढूंढने के लिए कुछ लोग टहलने जा रहे हैं, वहां उनका कोई क्लब है, मॉर्निंग क्लब है, एक्सरसाइज क्लब है, बातचीत का है, तरह तरह के क्लब होते हैं। फिर आपका कुछ लोगों से मिलना जुलना, आना जाना भी रहता है। खाली फोन पे तो बात कैसे करेंगे, घर में बंद है महीनों से। टेलीविजन कितना देखेंगे, और वो जो टेलीविजन रोज परेशान होने की समस्याओं की खबरें टीआरपी के चक्कर में ज्यादा हैं। इसके बाद एक जो चीज और ज्यादा इन सीनियर्स, आम हिंदुस्तानी के लिए भी है किंतु सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्यादा क्या, कि अब इन्होंने जो काम करना था, जो कुछ करना था, वो इन्होंने पैसे तो जीवन में अपने जो कमाने थे वो कमा लिए। एक प्लानिंग करता है आदमी, खास तौर से जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो चाहे सरकारी में हो, वो प्लानिंग करते हैं। अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी में जिनका इस बीमारी से वास्ता पड़ रहा है, तो एक तो वो है कि वो सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। सुनील दीक्षित जी नमस्कार, धन्यवाद। एक तो वो जो है जो सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। आज की चर्चा हमारी डॉक्टर और अस्पतालों की नहीं है, कोरोना वॉरियर्स को सलाम है, लेकिन वहां पर समस्याएं भी इस किस्म की हैं कि किसी दिन इस पे भी चर्चा मैं अवश्य करूंगा। जावेद उमर जी धन्यवाद। तो क्या है, वहां अलग किस्म की समस्याएं हैं। जो इससे भी बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, तो एक तरफ तो भयंकर खर्चा हर किसी के वश का नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों की एक अलग किस्म की गड़बड़ चल रही है, जिस पर उन्हीं को मालूम पड़ती है जो वहां भर्ती हो रहे हैं। महंगे इलाज, लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करा लिया, आप अस्पताल में जाएंगे, वो कहेंगे साहब इस कंपनी का इंश्योरेंस हमारे यहां मान्यता नहीं है। अब आप बताइए कि यदि आप अपना कमाई वाला पीरियड जीवन का पूरा कर चुके हैं, तो आपकी प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता या मेरी पत्नी को, मतलब दोनों में से, मियां बीवी में से किसी को भी अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो इंश्योरेंस देख लेगा। लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनके अनुभव कुछ और ही हैं। तो अब आप बताइए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके पैसे अगर उसमें चले गए, कहां ये दौड़ेंगे लेने, कहां से क्या होगा। हाजी नसीर साहब शुक्रिया, आदाब। दूसरी जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये तो उन लोगों की बात थी जो मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय है, बट हिंदुस्तान की जनसंख्या का तो जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हिस्सा तो गांव में रह रहा है, पहली बात। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बात यह है कि वो जो लोग हैं उनके लिए तो जीवन यापन की समस्या है, इलाज कहां से कराएं। अब तीसरी चीज जो एल्डरली सीनियर सिटीजन्स की है, और जिस पर देखिए हम लोग जो रहते हैं,
तो बात जब करिए तो आदर्शवादी सोसाइटी है, सब किस्म की बातें एक साथ समानांतर तरीके से, पैरेलल तरीके से चलती हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा सत्य ये है, और जिसमें कई देशों में, हिंदुस्तान में नहीं, बट हमारी चर्चा हिंदुस्तान तक सीमित है, वो है डोमेस्टिक इग्नोरेंस एंड डोमेस्टिक एब्यूज एंड वायलेंस। किरण कुमार मिश्रा जी, धन्यवाद। और इस पर सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारी आपकी चिंता है, निखार पालागन भाई, ये चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है। और वो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है, निशंक भाई साहब पालागन? संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है, बैनी माधव शुक्ला जी स्वागत है, कि ये जो पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक से हेल्थ के लिए तो बहुत बड़ी समस्या आई है। अभय जी धन्यवाद। पालागन, पेंडेमिक से हेल्थ की समस्या आई है, जीवन की समस्या आई है, मानव के अधिकारों की समस्या आई है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो सीनियर सिटीजन्स के पूरे एग्जिस्टेंस की समस्या आ गई है। सीनियर सिटीजन्स का एक, अगर मैं बात का अच्छा पहलू कहूं तो यह है कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, तो जहां जहां ऐसा हुआ है कि लोग आके घर पे रहने लगे हैं और घर पे रह रहे हैं, वहां निश्चित तौर पे यह है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप थिंग है। और अपॉर्चुनिटी भी इसमें, मतलब गलत चीज में भी तो अपॉर्चुनिटी होती है। वो ये है कि जो फैमिली के बॉन्ड्स हैं, फैमिली के बॉन्ड्स मजबूत करने का भी एक मौका मिला है। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो बाहर रहते थे या कहीं काम कर रहे थे या रोज ऑफिस चले जाते थे, उनको रोज स्कूल चले जाते थे, उनको लगातार कई महीनों का ऐसा समय मिल गया जहां फैमिली सब साथ उठ रही है, बैठ रही है, बातचीत हो रही है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा पहलू है। लेकिन सब जगह घास हरी हरी नहीं है, बहुत सी जगहों पर सूखा भी पड़ा हुआ है, और अधिक जगह दुर्भाग्य से ऐसी हैं। वहां क्या हो रहा है? वहां यह हो रहा है कि जब, प्रेम शंकर शर्मा जी धन्यवाद, वहां यह हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब आर्थिक समस्या भी सिर पर सवार है, रोजगार के साधन नहीं है, बाहर गए थे काम करने, मजदूरी करने, गांव से सब वापस आ गए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का खुद का कहना यह है कि ये जो ऐसी विकट स्थिति, खास तौर से अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में, वहां क्या है कि डोमेस्टिक प्रेशर हो रहे हैं। जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसमें फिर क्या है कि देखिए, आदर्श रूप में ये बातें हैं, और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में बहुत सी जगह ऐसा है कि माँ बाप का, बाबा दादी का सम्मान है, नाना नानी का सम्मान है, लेकिन बहुत सी जगह बेहूदगी और बदतमीजी भी है। ये जो दुर्व्यवहार की शिकायतें हैं, ये भी भले ही सामने इस तरीके से ना आ पाए, क्योंकि जो न्यूज चैनल हमारे पास इस समय संचार का और समाचार का माध्यम है, उनको इन बातों में टीआरपी नहीं बढ़ रही है, तो इस किस्म के मसले सामने कम। लेकिन ऐसा हो रहा है कि घरों में कलह कलेश हैं, घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान करने में झगड़े झंझट हो रहे हैं। और ये जो डोमेस्टिक एब्यूज है, ये सीनियर सिटीजन्स की बहुत सी जगहों पर, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी समस्या है। ये जो टेंशन्स हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी बात यह है कि देखिए, जो सरकार है, सरकार ने जब लॉकडाउन का इंतजाम किया, तो जैसा एक रहा है कि सरकारों की जो नीतियां हैं, वो सरकार की नीतियों में जिनसे, ये दुनिया का दस्तूर है कि जिनसे आपको लाभ होने की आशा रहती है, आप उनकी चिंता अधिक करते हैं। फैमिली बॉन्ड्स की बात दूसरी है। कैसे? सरकार को यह लगा कि जो उनके यहां का यूथ है,
वो बहुत काम का है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे पैसे आएंगे, संपन्नता बढ़ेगी। तो यूथ अफेयर्स की अलग मिनिस्ट्री है। उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई अब तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो भी बहुत काम के हैं, उनसे भी बहुत बड़ी मात्रा में एनआरआई से पैसा आता है, ओवरसीज की अलग मिनिस्ट्री है। लेकिन ये जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ये तो लाइबिलिटी हैं, सरकार के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तो इनके लिए एक विभाग सोशल जस्टिस में बना दिया गया। इनके लिए क्यों नहीं मिनिस्ट्री बन सकती है इनकी? और ये खास तौर से दूरगामी सोच की अगर बात करें तो आज जो 8-9% 60+ की पॉपुलेशन है, ये 20% 30 साल में हो जाएगी। तो आगे के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। और आज इसका जो हम लोगों को स्पष्ट दिखा है नजारा कि देखिए, जो इटली में इतनी ज्यादा कोरोना के संक्रमण से हम लोगों को मालूम पड़ा है कि मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा रही, उसकी एक बहुत बड़ी वजह लापरवाही और वहां पर जो लगभग 20% से ऊपर की आबादी जो है, 23% की आबादी इटली की, वो वहां पर एल्डरली लोगों की थी जो एकदम से नए नए उसमें चपेट में आ गए। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि साहब ऐसा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी क्या दिक्कत है, मन लगाएं, ऐप्स पर प्रोग्राम देखें, टेलीविजन पर प्रोग्राम देखें। लेकिन वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है। वो संभव इसलिए नहीं है कि एक चीज तो हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी जनसंख्या है उनको तो रोटी के लाले हैं। वो कहां से स्मार्टफोन लाएंगे, वो कहां से ऐप्स लाएंगे और कहां से उन पर देखेंगे? हाँ, हिंदुस्तान के केस में अच्छी बात यह है, आंकड़ों के हिसाब से देखें कि जो 2017 के, संजीव यादव जी धन्यवाद, जो 2017 के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 92.4% जो हमारी पॉपुलेशन थी एल्डरली लोगों की, यानी जितने एल्डरली लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका लगभग 92.4% पॉपुलेशन फिजिकली मोबाइल थी। जबकि 5.5% जो पॉपुलेशन है उन लोगों की मजबूरी ये थी कि वो शारीरिक रूप से ऐसी समस्या में थे कि उनको घर पे रहना जरूरी था। कोविड कोविड-19 के समय में स्थिति ऐसी आ गई कि सबको घर पर रहना है। अब घर पर रहने का एक, जो मैंने आपसे कहा कि जो एल्डरली लोग हैं, एल्डरली लोगों की एक फाइनेंशियल प्लानिंग वैसे तो सबकी होती है, लेकिन चूंकि एल्डरली लोगों की इनकम खत्म हो जाती है अधिकतर केसेस में। बहुत सी जगह ऐसा भी है कि जो एल्डरली लोग हैं वही घर चला रहे हैं, ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन जिनकी इनकम खत्म हो जाती है तो वो अपनी लिमिटेड इनकम के रिसोर्सेज में प्लान करके कंटिजेंसी प्लान रखते हैं, सब चीज रखते हैं। और जिन लोगों का इनकम वाला सिस्टम नहीं, यानी जो गरीबी रेखा के आसपास जो हैं और जो बहुतायत में है हिंदुस्तान में, उन बेचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आशा या उम्मीद सरकार पर और एनजीओज पर होती है। एनजीओज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी काम किया इस पेंडेमिक के दौरान, स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत काम किया। और मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार ने काम बहुत नहीं किया, जितना सरकार की ताकत थी या समझ में आया उन्होंने भी किया। किंतु जैसा मैंने कहा कि जब लॉकडाउन लगाया तो इस बात पर सोचा नहीं कि जो सीनियर सिटीजन अकेले घर में हैं उनको खाना कैसे पहुंचेगा। बाहर वो जा नहीं सकते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। रोज दवाई चाहिए, पानी चाहिए, बड़े शहरों में तो पानी की भी दिक्कत हो जाती है बहुत सी जगह। उनको फल चाहिए, एक्सरसाइज के लिए कुछ, मान लीजिए किसी को सांस की प्रॉब्लम है, कुछ चीज है, ये सारी समस्याएं हैं। ये चीज अनप्लैन्ड थी। अभी भी ये बीमारी इससे पीछा तो छूट नहीं रहा है। दूसरे क्या हो रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन का बड़ा भारी झमेला था, उससे मेंटल स्ट्रेस, खास तौर से सीनियर सिटीजन्स में। एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि लॉकडाउन के दौरान किरण भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है, लेकिन
अब अभी ना देख पाए तो बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी महसूस हो रहा है कि नेटवर्क का इशू चल रहा है। मैं 1 मिनट में देखता हूं। हो सकता है अब नेटवर्क कुछ बेहतर हुआ हो। बहरहाल, जो मैं बात कह रहा था कि लॉकडाउन के दौरान 300 सुसाइड की चर्चा मैंने सुनी, और ये जो 300 लोगों के सुसाइड की चर्चा सुनी है, हिंदुस्तान में रिपोर्टेड है, इनमें से 80 लोगों का सुसाइड इस भय से है कि कहीं कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आदमी, और खास तौर से सीनियर सिटीजन्स, उनके मन में एक तरफ तो यह है भय कि भाई बाहर निकले तो क्या होगा, दूसरी तरफ का उनका बहुत बड़ा भय यह है जो वो घर में बैठ के जो संचार साधन यानी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन पर जो उनकी एक्सेस है, इस एक्सेस में अधिकतर समाचार, आप खुद सोचिए, मेरा कहना यह है कि ये तो सभी जानते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको खतरा बीमारी का अधिक है, और ये खाली कोरोना नहीं, किसी भी बीमारी में है। लेकिन जब कोरोना की चर्चा हो रही है, आपको रोज टेलीविजन पर कहने की क्या जरूरत है कि सीनियर सिटीजन के लिए ये प्रॉब्लम। आप ये भी तो बताइए कि 113 साल की महिला ठीक हो गई, 99 साल के लोग ठीक हो गए, 97 साल के लोग ठीक हो गए, 106 साल के ठीक हो गए। मतलब ये कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके साथ पूरे के पूरे सिस्टम है, पूरा आपके पास इलाज का अगर एक बैकअप है, तो आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एल्डरली हैं तो अगर हो गया तो ज्यादा दिक्कत है, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, सावधानी जो है वो रखने की जरूरत है, और खास तौर से ऐसी स्थिति में जबकि सरकारों की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये चीज बहुत प्रायोरिटी पे सीनियर सिटीजन की जो है वो जिस हिसाब से होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान में अभी 2020 तक में उस किस्म से नहीं है। अब सीनियर सिटीजन का हमने बात कर ली कि उनकी घर में रहने पर अच्छी बात क्या है कि मिलना जुलना हो गया, सब हो गया, और तकलीफ की बात क्या है कि एक्सेस नहीं है, तो बेसिक जो हमारे जीने की समस्याएं, जो जीने की जरूरतें हैं, उन तक हमारी एक्सेस नहीं है। लेकिन एक बात जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू होती है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ है कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में, और खास तौर से जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जो बिहार से लोग हैं, ये सब वो स्थान हैं जिनसे लोग दूसरे राज्यों में गए हैं। और वहां भी क्या है कि जैसे केरल वगैरह में लिटरेसी ज्यादा हो गई तो वहां के लोग विदेश काम करने चले गए। अब जो वहां पर कम स्किल की या मजदूरी किस्म की या खेती किस्म के लोगों में अगर व्यक्तियों की जरूरत है, तो वो जो डिमांड सप्लाई का रूल है उसमें ये जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, यहां से सप्लाई हो जाती है लोगों की। हरीश मामा धन्यवाद। तो इसमें क्या समस्या क्या है कि गांव में भी लोग, कम्युनिटी लिविंग है, सब है, लेकिन जब आप गांव में भी हैं और वो लोग भी वापस आ गए, आय के साधन की भी समस्या है, इन्फेक्शन का भी डर है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैमनस्य और आपस में थोड़ी कहा सुनी की चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, दबे जुबान से हैं। यद्यपि हमारे यहां जैसे सरकार ने 2011 में पहले आई नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1999 पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्संस, जो 2000 हुई। ये सारी बातों के अलावा इसकी रणनीति ये थी कि परिवारों को अपने बुजुर्गों की देखभाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। परिवार में जो लोग की देखभाल नहीं करें, उन लोगों को हमारा समाज किसी भी स्थिति में अच्छी निगाह से नहीं देखता। लेकिन ये तो वही आदर्शवाद की बात। सच्चाई हम आप ये भी जानते हैं कि एक तरफ व्यवहारिक
लोग घर पर हैं और बच्चे काम करने गए हैं, चाहे घर में, घर के बाहर। विनय यादव जी नमस्कार। चाहे घर के बाहर गए हैं, अंजो जी वेलकम, के बाहर गए हैं, चाहे शहर के बाहर गए हैं और चाहे प्रदेश और देश के बाहर गए हैं, सीनियर सिटीजन तो घर पर रह गए। अब वो जो सरकार कह रही है कि परिवार को देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, देखभाल खाली पैसे से नहीं है भाई। दूसरी कि इस सत्य को हम लोगों को, पहले मैं ये पॉलिसी का दूसरा भाग और आपको बता दूं, 2011 में आया। ये कहता है कि इट विल कंसीडर इंस्टीट्यूशनल केयर एज द लास्ट रिसोर्ट, केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैज टू रिमेन वेस्टेड इन द फैमिली। पल्ला झाड़ लिया सरकारों ने, परिवारों की जिम्मेवारी है, सरकार तो लास्ट में देखेगी क्या होना है। और पारिवारिक मूल्यों के लिए तो ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि आगे इस देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या बढ़ने जा रही है और इस पेंडेमिक में हमने देख लिया, जाने कितने लोग दिल्ली में, बंबई में, गुजरात में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह, बंगाल, वहां क्या है कि बड़े शहरों में खास तौर से हस्बैंड वाइफ या अकेली महिला या अकेले पुरुष जो उम्र दराज हैं वो घर में अकेले रह रहे हैं। उनका साधन ही ये है कि साल में जो 365 दिन है उसमें से 335 दिन इससे कहते हैं कि एक महीने की छुट्टी जब बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे लेके, तो हमारा वो एक महीना जो अच्छा, ये सीनियर सिटीजन्स उस एक महीने की उम्मीद में साल के 11 महीने काटते हैं। लेकिन काटते कैसे हैं? जुलना है लोगों के, थोड़ा बहुत कोई आ गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया और दवाई लेने चले गए, सामान दूध लेने चले गए, ये भी मन लगाने का साधन एक उम्र में हो जाता है। सारे पे रोक है। तो आप बताइए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों का आना संभव नहीं था, कहीं फंसे हुए थे ऐसे। अब उनको आप समझिए अकेलापन, घुटन, इन चीज़ों पर हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि इस पर चर्चा का क्या औचित्य है। औचित्य है। वो औचित्य इसलिए है कि अगर इस देश के जिम्मेवार लोग और यंगर जनरेशन, जब हम 14 अगस्त को ये बात कर रहे हैं, इसके पहले का समय निकल चुका, लेकिन अगर यंगर जनरेशन एंड जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस विषय में अगर नहीं सोचेंगे कि पेंडेमिक आया, संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि पेंडेमिक की समस्याओं में से ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। समस्याएं लोकेट हो गई हैं इस समय में, उसमें से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन्स की संख्या बढ़नी जानी है, जिसका मतलब ये समस्या बढ़ती जानी है अगर उचित समय पर कदम नहीं उठाए गए। हम लोगों को, दीपक मांगो जी स्वागत है, नमस्कार। कुछ आज आप देर से शामिल हो पाए। हम लोगों को इन समस्याओं के विषय में सोचना पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको देश के लिए नीति निर्धारण करना है, उनको यंग प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, नई सोच के साथ चलना पड़ेगा। आज आप बताइए कि जिस किस्म के ट्रॉमा से लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, आशंका, भय, अकेलापन, घुटन, आर्थिक समस्या, भविष्य में धूमिल या अंधकार चीज ज्यादा, ऐसे में कोई सपोर्ट सिस्टम तो तलाशने पड़ेंगे, कोई उत्साहवर्धक बातें तो खोजनी पड़ेंगी। धन्यवाद। खाली ग्लूमी एटमॉस्फियर और नेगेटिव बातें या ऐसी बातों पर हमारा ध्यान आकृष्ट कर देना जिन बातों में ये रियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो छिपके रह जाएं, इससे काम तो नहीं चलेगा। ऐसे कौन लोग हैं जो यदि ईश्वर ने उनको जिंदगी बख्शी तो वो उम्रदराज नहीं होंगे?
तो जो लोग उम्र दराज नहीं होंगे, दिलीप मौसा जी वेलकम, सरता मौसी वेलकम, अगर वो उम्र दराज लोग जो हैं उनके विषय में नहीं सोचा जाएगा, तो आप ये सोच लीजिए कि आप अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि कल इस साइकिल में वहां पहुंचना है। सोसाइटी की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है, और इंडिविजुअल तरीके से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर सकते हैं। उस जिम्मेदारी के निर्वहन में पहला खुद से शुरू करें। समीर चतुर्वेदी जी धन्यवाद। पहली चीज खुद से ये शुरू करिए कि सबसे पहले अपने घर में, अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं जो आप अपने बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, तो इन चीजों से जो मैंने कहा, अकेलापन, घुटन, भय, आशंका, इन सबको उनके जीवन में कम से कम करने की कोशिश करिए, जिससे आपको ये, और ये सोच के करिए कि ये उनके में नहीं, हम भविष्य में अपने जीवन, क्योंकि एक सोसाइटी के रूप में हमको ऐसे सोचना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आसपास आपके संज्ञान में कहीं कोई ऐसी बात आती है कि किसी सीनियर सिटीजन से कोई बदसलूकी है, तो उस पर आवाज उठाइए। सीनियर सिटीजन तकलीफ में है तो उसकी मदद करिए, बिकॉज दे नीड हेल्प। जिस समय वो हमारे प्राचीन सिस्टम की तरह अपने गृहस्थ, देखिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य का हमारे यहां जो 4 आश्रमों की चर्चा है, उसमें ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसमें जो बालक बालिकाएं हैं, उनका मुख्य काम जो है वो सिस्टम को समझना है। जो उनका आर्थिक चीज है, जो हमारे यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें कही गई हैं, तो उसमें वो उस समय धर्म के बारे में सीख रहे हैं। जब गृहस्थ आश्रम में, और समाज उनकी देखभाल कर रहा है, वो समाज चाहे उनके माँ बाप हैं, चाहे गुरुजन है, चाहे फैमिली है, चाहे सरकार है। धीरेन्द्र प्रताप जी नमस्कार, वेलकम। जो गृहस्थ आश्रम है उसमें अर्थ और काम की प्रधानता हो गई, और थोड़ा भोग भी वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब क्या हो गया कि जो समाज उनकी देखभाल कर रहा था गृहस्थ आश्रम में, उनकी जिम्मेवारी हो गई कि वो सोसाइटी की देखभाल करें। चंद्रशेखर सर वेलकम। गृहस्थ के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम है, जिसके वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लोगों की ही हमारी आज की चर्चा है। जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें मुख्य चीज अब उनके लिए अर्थ और काम नहीं है, उनके लिए धर्म है और मोक्ष की साधना है। धर्म का क्या मतलब है? वो एज अ गाइड, एज अ, वो कहते नहीं है फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो ये जो सीनियर सिटीजन है सोसाइटी के लिए इस रूप में काम करते हैं, एडवाइजर का काम करते हैं। जो उम्र से इसका है, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जो उम्र वाला विषय है वो ये है, ये परसेप्शन भी है एज का। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, बल्कि मैं और पहले का बताऊं, हमने अपनी फैमिली में सुना कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंड अंकल थे, वो मास्टर बाबा कहलाते थे, और उनकी तबीयत बहुत खराब रही 3-4 साल, और उनकी डेथ हुई। प्राची वेलकम एंड थैंक यू। उनकी तबीयत बहुत खराब रही और उनकी मृत्यु हो गई 1902 में। तो जब मैं छोटे में जाने क्या उम्र रही होगी, बट 1902 में जो उनको, वो रिटायरमेंट भी ले आए थे, 1902 में जो उनकी मृत्यु हुई, जिसको कि वृद्ध माना गया और सब हुआ, उस समय उनकी उम्र 45 वर्ष थी। उन्होंने 4-5 साल से बीमार थे, रिटायरमेंट भी ले लिया था, यानी 40 साल की उम्र पर रिटायर होके आ गए। परसेप्शन वृद्धावस्था का ये था। अंग्रेजों के समय में 52 साल 54 साल डिफरेंट सर्विसेज में रिटायरमेंट एज थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी हिंदुस्तान में। 52-54 साल पर वो लोगों को, क्योंकि उनको उसके बाद उनमें एफिशिएंसी नहीं दिख रही थी। हिंदुस्तान में 58 थी, 60 हो गई। और हम आप सब जानते हैं कि आज भी जिन लोगों ने अपने शरीर को सही रखा है, मैंने आपको 106, 113, 99 साल वालों के उदाहरण दिए, जिन्होंने शरीर सही रखा है, वो 70, 75, 80, 82, 85 साल की उम्र तक वो बिल्कुल एक्टिव, और अपने रोजमर्रा में दे कैन प्ले अ वेरी गुड रोल, एंड दे प्ले
अ वेरी गुड रोल ऑफ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए भी। लेकिन जिन लोगों का शरीर थोड़ा कमजोर है तो उनके लिए कौन सोचेगा? बच्चे सोच लेंगे, अगर सामर्थ्य है सोचेंगे। सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां प्रावधान इसी किस्म के रहे हैं। और सोसाइटी को, जो हमारा एक सिस्टम है डेमोक्रेसी में जिसमें हम सरकार चुनते हैं, हमको सरकार में ऐसी बातें पहुंचानी पड़ेंगी कि भाई हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन्स की संख्या का परसेंटेज लगातार बढ़ते जाना है। यदि हमने अभी से इसके विषय में नहीं सोचना शुरू किया, अगले चुनाव के विषय में सोचिए, वो आपका काम है, लेकिन अगली जनरेशन के विषय में सोचिए, ये पूरे देश का काम है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और उसका सोचना आज हम अपना घर सुधार के अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं एक फिल्म की चर्चा और कर दूं, मौका लगे तो देखिएगा। 2015 की फिल्म है, रिलीज वार्नर ब्रदर्स ने की थी, जिसका नाम था द इंटर्न। रॉबर्ट डी नीरो इसमें थे। और एक हमारे यहां फिल्म आई थी अवतार, और एक बागवान। खाली समय जिन पर है, लॉक अनलॉक के बीच में झूल रहे हैं, खास तौर से यंग जनरेशन, खास तौर से पॉलिसी मेकर्स इस देश प्रदेश के, और जो शासन प्रशासन में भी लोग हैं वो। ये मैंने 3 फिल्म बताई, द इंटर्न रिलीज्ड बाय वार्नर ब्रदर्स, रॉबर्ट डी नीरो और एने हैथवे की, बागवान अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी वाली, और अवतार राजेश खन्ना वाली। इसको एक बार आप कहें देखिए, फिर से देखिए। नीना जी गुड इवनिंग, वेलकम। इस फिल्म को देखा है, फिर से देखिए, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि बुजुर्गों की अहमियत क्या है, सीनियर सिटीजन्स की अहमियत क्या है। वो सिर्फ आर्थिक अहमियत नहीं है, वो इसी सोसाइटी का पार्ट है, वो इसी रास्ते पे चल के गए हैं जिस पे खड़े होके और आप जो हैं वो अगर उनकी परवाह नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इन फिल्मों को देखेंगे तो आपको ये महसूस एक बार फिर से दिल में होगा कि नहीं, सीनियर सिटीजन्स की देखभाल बहुत जरूरी है। पॉलिसी मेकर्स देखें और सोचें, इस किस्म की पॉलिसी इस देश में बहुत जरूरी है। ये पेंडेमिक का दौर चल रहा है। आज तक सीनियर सिटीजन, जो लोग मेरे इस चर्चा के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, लाइव के बाद में भी देखें, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि जीवन की सार्थकता तब है जब ये तय कर लीजिए कि पहली चीज अपने से संबंधित सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखना है। और ध्यान सारी चीजों में है। उनका अकेलापन भी दूर करिए, उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस लीजिए, लेकिन साथ के साथ उनका ख्याल रखिए। आदेश त्यागी जी गुड इवनिंग, थैंक यू। उनका ख्याल रखिए। आगे आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारी पूरी सोसाइटी में, हम जिस शहर में रह रहे हैं, हम अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो सीनियर सिटीजन्स के फेवर में एक ये माहौल बनाइए कि उनकी समस्याएं लोग समझें, सरकार का ध्यान जाए उनकी समस्या की तरफ। मैं आप सबसे एक बार फिर से ये कहते हुए कि मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप इस टॉक में शामिल होके मेरा हौसला बढ़ाते हैं और आप ही लोग नए टॉपिक सुझाते हैं, जिससे हम अगले हफ्ते अगले टॉपिक के विषय में भी चर्चा में आपके सामने शामिल हो पाते हैं। लेकिन मैं आपका अधिक आभारी तब रहूंगा, इन चर्चाओं का कोई अर्थ तब निकलेगा। देखिए, ये जो चर्चा है, ये जो गुड इवनिंग जनरल साहब, वीके चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स, इस चर्चा का लाभ तब है, देखिए हम भी तो जनरल पब्लिक हैं, और ये जो चर्चा हमारी है ये सिर्फ इसलिए है, शुरू तो ये इस चक्कर में हो गई कि लॉकडाउन था, कुछ सोचा कि लोगों से चर्चा करें। अब जब आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं तो मुझको लगता है कि इस चर्चा से कुछ एक अच्छा कम से कम माहौल ही क्रिएट हो रहा है। अरुण जय हिंद भाई, जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन इसकी सार्थकता तब है कि आप लोग इतना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं,
अपने कमेंट्स देते हैं, बाद में भी मुझसे चर्चा करते हैं, तो इसकी सार्थकता तब है जब हम अपने समाज में इन विषयों पर औरों की सोच में भी एक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। राघवेंद्र प्रजापति जी, धन्यवाद शामिल होने के लिए। इसकी सार्थकता तभी है, इसकी सार्थकता तब है आज की चर्चा की, जब अगली बार हम चर्चा करें तो हमारे मन में एक सुकून ये हो कि जो सिर्फ अपने माँ बाप नहीं, सिर्फ अपने घर के बड़े नहीं, अपने बाबा दादी नहीं, हम जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पॉजिटिविटी के माहौल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। चाहे बात से, चाहे मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार दूर रहते हैं और वो अकेलेपन में आपको लगता है कि रह रहे हैं, बात करिए उनसे, यही उनके लिए बहुत। वो आपसे पैसे मांगने नहीं आ रहे, कोई जरूरत नहीं है, सब अपने संसाधनों से चल रहे हैं। और यदि कहीं किसी के पास अभाव है और आप पर उस चीज के लिए सुविधा है, आप मदद करिए। ये जो मैंने कहा कि खास तौर से जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं, उनकी हमारी परंपरा है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि एक तरफ ब्रह्मचर्य आश्रम के यानी यंगस्टर्स की और दूसरी तरफ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकारें अपना काम करेंगी, सरकारें भी पब्लिक का मूड देख के अगर उनको लगेगा कि पब्लिक को अपने बुजुर्गों की चिंता है तो सरकार भी चिंता करेंगी, बच नहीं पाएंगी उस चिंता से। उपेंद्र कुमार यादव जी नमस्कार, दीप कुमार पांडे जी धन्यवाद, मनीष चतुर्वेदी जी पालागन। तो मेरा आपसे सबसे कहना यही है कि इस चर्चा की सार्थकता तभी होगी जब हम लोग वास्तव में भी इस तरफ आगे कुछ बढ़ें। संजीव पाठक जी धन्यवाद इंस्टाग्राम पर, आदित्य शर्मा जी धन्यवाद इंस्टाग्राम पर, अनन्य चतुर्वेदी जी धन्यवाद। मेरा आखिर में आपसे एक ही चीज कहनी है, अरुण जैन जी अलग जगाइए, ये मशाल है रिले रेस की तरह, इसको आगे बढ़ाइए बैटन को। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं। ये बात एक जरूर ध्यान रखिएगा कि ये स्वतंत्रता बातों से नहीं मिली है, ये स्वतंत्रता हवाई बातों से नहीं मिली है। बहुत शहादतों के बाद, बहुत त्याग के बाद, सदियों के बाद मिली है। इसकी मूल्य समझिए, इसकी वैल्यू समझिए। और आज भी जो हम आप स्वतंत्र हैं, वो सेना पे जो जवान खड़े हुए हैं, सीमा पे सेना के जवान, वो अपने सीने पे गोली खा रहे हैं, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप और छोटे बच्चों को इस दुनिया में हमारे आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इस स्वतंत्रता की कीमत समझिए, प्रसन्न होइए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बधाई भी है, और कुछ उससे संबंधित भी आगे मौका लगेगा तो चर्चा करेंगे। आज आप सब इस चर्चा में शामिल हुए, इसका मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते किसी नए विषय को लेके फिर मिलेंगे, लेकिन इस संकल्प को लेके जाइए कि हमें प्रयास करना है कि सीनियर सिटीजन के लिए जिस तरीके से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं वो करें, और साथ ही सोसाइटी और सरकार में भी ये चर्चा चालू हो। आप सबको सादर नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जय हिंद।